Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लोकसभा को पढ़ते हैं कि लोकसभा में क्या कौन होता है, कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं ना। लोकसभा में लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। कैसे कर इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली? कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा कंट्री डिवाइड होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा खड़ा होता है ना। मतलब बंदे तो बहुत खड़े होते हैं, बड़े एक बंदा सेलेक्ट होता है ना। उसको कौन सेलेक्ट करते हैं? उसको लोग सेलेक्ट करते हैं ना। तो जितने भी, और ये फिर जाते हैं अपने सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं कहाँ पे? लोकसभा में। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। और जो कंट्री है वो पूरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है ना। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन। क्या नाम है? डीलिमिटेशन कमीशन जो है, डीलिमिटेशन कमीशन वो डिवाइड करता है पूरी कंट्री को इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। और ऐसे डिवाइड करता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे डिवाइड करता है कि सीट टू पॉपुलेशन रेशियो वो क्या रहना चाहिए? वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगभग कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो लगभग कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, 1971 सेंसस के हिसाब से। तो जैसे मान लो मेरे को आसाम में इलेक्शन कराना है, ठीक है, तो मैं आसाम को पूरा इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दूंगा और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंदे खड़े होंगे और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो सीट है वो सेलेक्ट होती है। इस टाइप से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म कितना होता है लोकसभा का? 5 साल का टर्म होता है, 5 साल का। इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये किस इमरजेंसी की बात कर रहा है? ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा का टर्म हम 1 साल से मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर जब 1 साल खत्म हो जाता है और फिर हमको आगे 1 साल बढ़ाना है तो फिर हमको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक साल करके एट अ टाइम हम लोकसभा का पीरियड जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? और टोटल टर्म कितना है? 5 साल का, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब अगर हम पावर्स देखें लोकसभा की, अब हम कंपेयर करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। किसको ज़्यादा पावर दी गई है, किसको ज़्यादा पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और किसको कम पावर दी है, ठीक है। तो देखो, लोकसभा को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ज़्यादा पावर दी गई है और राज्यसभा को कम पावर दी गई है, ठीक है। मनी बिल तो अब जैसे एक एक करके पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो लोकसभा जैसे लॉ बनाता है, ठीक है, मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उस पर लोकसभा के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, ठीक है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स, ठीक है। अब लोकसभा में मनी और नॉन मनी दोनों बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट राज्यसभा में सिर्फ नॉन मनी बिल्स ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्योंकि मनी बिल्स सिर्फ किसका पावर है? सिर्फ लोकसभा का पावर है, ठीक है। मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? मनी बिल्स जो हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, जबकि राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। राज्यसभा में सिर्फ नॉन मनी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और राज्यसभा उसमें क्या करता है? राज्यसभा कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल्स। तो इंट्रोडक्शन मनी बिल का सिर्फ लोकसभा में ही होता है और राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकता है? राज्यसभा मनी बिल में सिर्फ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, और सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है इसका अमेंडमेंट माना जाए। समझ में आ रहा है? अगर लोकसभा ने, मान लो राज्यसभा ने मनी बिल में कोई अमेंडमेंट सजेस्ट किया, ठीक है, और लोकसभा उसको नहीं मानता है, तो तब भी वो बिल पास होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि उसके लिए जॉइंट सेटिंग होता है। जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं होता है जब मनी बिल होता है, ठीक है। मनी बिल के केस में, मनी बिल मतलब जो भी मनी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, जैसे टैक्सेशन हो गया या फिर कोई पैसा निकालने वाली बात हो गई CFI से, तो ये सब क्या है? ये सब मनी बिल्स हैं ना। तो पैसे से रिलेटेड जितना भी मैटर होता है उसको हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक है। और वो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। राज्यसभा सिर्फ उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकता है, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अमेंडमेंट्स लोकसभा एक्सेप्ट करे, ज़रूरी नहीं है एक्सेप्ट करे, नहीं एक्सेप्ट करेगा तब भी वो बिल पास होगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है, ठीक है।
और इनके पास टाइम लिमिट भी रहता है इसमें। मनी बिल्स के केस में 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को जो भी अमेंडमेंट सजेस्ट करना है या जो भी करना है उसमें 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस देना होता है लोकसभा को, ठीक है। अगर उसने 14 दिन के अंदर वापस नहीं दिया तो इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा। समझ में आ रहा है? 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना रहता है, अमेंडमेंट या बिना अमेंडमेंट से, और ज़रूरी नहीं है लोकसभा उसका अमेंडमेंट एक्सेप्ट करे। नहीं एक्सेप्ट करता है तो भी वो बिल पास होता है, और 14 दिन के अंदर वो वापस अगर नहीं भेजता है लोकसभा को तो इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड। तो ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है। समझ में आया? ऑर्डनरी बिल के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डनरी बिल के केस में अगर राज्यसभा अमेंडमेंट बोलता है तो लोकसभा को अमेंडमेंट, फिर अगर मान लो ऑर्डनरी बिल के केस में राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट दिया और लोकसभा को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, या राज्यसभा को वो जो भी बिल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग कौन करता है? जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग में का क्या मतलब होता है कि जॉइंट मतलब दोनों, लोकसभा भी रहेगा और राज्यसभा भी रहेगा, है ना। दोनों दोनों हाउसेज रहेंगे और फिर डिस्कशन होगा और फिर बिल पे वोटिंग होगा, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। समझ में आ रहा है? कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ऑर्डनरी बिल्स के केस में तो बराबर पावर है, बट मनी बिल्स के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। समझ में आया? दूसरा क्या है? इट अप्रूव्स द प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बजट में जितना भी चीज़ें होती हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल है ना, अप्रोप्रिएशन बिल भी लोकसभा पास करता है, वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब जो टैक्सेशन के प्रपोजल होते हैं या बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कौन अप्रूव करता है? वो लोकसभा अप्रूव करता है। और राज्यसभा क्या अप्रूव करता है? राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल जो हैं वो, उसके लिए राज्यसभा के पास भी बराबर पावर है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो है ना, CAB जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं CAB जो है, उसमें पहले तो वो लोकसभा से पास होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, फिर वो राज्यसभा से पास होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेपरेटली पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में हो गया और राज्यसभा में मना कर दिया तो CAB पे फिर जॉइंट सिटिंग होगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा को भी सेपरेटली पास करना पड़ता है और राज्यसभा को भी सेपरेटली पास करना पड़ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो, तभी जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर जब वो प्रेसिडेंट उसको एक्शन देता है तो वो एक एक्ट बनता है। समझ में आया? अगर राज्यसभा मना कर दे कि हम पास नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो क्या हो जाएगा? वो बिल को स्क्रैप करना पड़ जाएगा, उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। और मनी बिल के लिए भी कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। समझ में आ गया इतना? दो बिल्स में मनी जॉइंट सेटिंग नहीं होती है, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में। मनी बिल्स के केस में ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों के पास बराबर पावर है और दोनों को सेपरेटली पास करना पड़ता है, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। समझ में आ गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो एक टफ प्रोसीजर होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि हर दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दोगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इसीलिए सेफगार्ड रखा गया है कि भाई दोनों जब अप्रूव करेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? आगे और प्रोविजन देखते हैं क्या है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना, सारे एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हम डिस्कस करेंगे उसमें जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करता है। तो उसमें ये सारे ऑप्शंस थे, थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, बाय क्वेश्चन आवर, बाय रिजोल्यूशन एंड मोशंस, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उसका आंसर यही था। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो लेजिस्लेचर मतलब हमारा जो लोकसभा है वो कैसे बनाता है? बाय आस्किंग क्वेश्चन, मतलब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी है, इसका क्या हो रहा है ना, ये जो मैटर है इस मैटर पे आपका क्या व्यू है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या स्टेप्स ले रहे हो। तो ये सब वो पूछता है ना। और अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और फिर सरकार गिर जाती है ना। तो ऐसे ये कंट्रोल करता है, तभी तो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। समझ में आ गया? अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा ही, अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले लोकसभा से जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, ठीक है। इट अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कैसे होता है? लोकसभा उसको पास करता है, रिटन अप्रूवल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रिटन अप्रूवल होना चाहिए तभी जाके
इमरजेंसी लगती है। अगर ओरल हो गया तो ओरल में नहीं होता है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ना, इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने 1975 में, तो तब अमेंडमेंट आया था 1946 में, सॉरी 1976 में, 42nd अमेंडमेंट है ना, उसमें ये बोला गया था कि अब रिटन अप्रूवल चाहिए। अब ऐसे आप ओरली नहीं बोल सकते कि हाँ इमरजेंसी लगा दो, रिटन हमको अप्रूवल चाहिए कैबिनेट से, तभी जाके जो है वो इमरजेंसी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? देखो अब ये हो गया। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे पढ़ते हैं। इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स द जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमने पिछले में देखा ही था कि कैसे करता है ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और रिमूवल कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। इस्टेब्लिशेज द कमिटीज़ एंड कमीशंस एंड कंसिडर्स देयर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कमिटीज़ जो होती हैं है ना, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं, उनको ये कॉन्स्टिट्यूट करता है और उनकी रिपोर्ट्स को ये एनालाइज करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब राज्यसभा के पास देख चाहते हैं। राज्यसभा के पास भी सेम काम है कि कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चंस पूछ के और मोशंस और रिजोल्यूशंस ला के। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा क्या है? इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट का जब रिमूवल होता है ना, हमने इलेक्शन में तो देखा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा है ना, इसके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा होता है, जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है, तब कौन पार्टिसिपेट करता है? तब लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल में। जबकि प्रेसिडेंट का जब अपॉइंटमेंट होता है तो सिर्फ इसके इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके इलेक्टेड मेंबर्स प्लस एलए के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब इसका रिमूवल हो रहा होता है, जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा होता है, तब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो रिमूवल में ऑब्वियसली राज्यसभा का रोल है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है उसमें राज्यसभा एलोन कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, कि हमको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, और उसका जो रिजोल्यूशन है वो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो रिजोल्यूशन होता है वो सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जब वो पास कर देता है तब वो लोकसभा जाता है और उसके बाद लोकसभा में पास होता है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना बात। ठीक है, बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको रिमूव करना है तो रिजोल्यूशन दोनों से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक है, ये हो गया। इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब मान लो जनरली क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, वो सिर्फ किस पे, अपने सेंटर वाली जो लिस्ट होती है, ठीक है, जो सेंट्रल लिस्ट होती है, तीन लिस्ट में डिवाइडेड होता है। 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है कि तीन लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट, है ना, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक है, और रेजिडरी जितने भी हैं वो सारे सेंटर के पास होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सब्जेक्ट में सिर्फ सेंटर रूल बना सकता है, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, और स्टेट में सिर्फ स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा पर क्या कर सकता है, राज्यसभा पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकता है कि आप स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर पे, कोई भी पर्टिकुलर मैटर पे, मान लो किसी स्टेट लिस्ट में अगर लॉ बनाना है, तो इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो तब जब राज्यसभा उसको अप्रूवल देगा कि हाँ आप स्टेट लिस्ट में भी बना सकते हो, तब यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी किसी भी मतलब स्टेट लिस्ट के किसी मैटर में लॉ बना सकता है। समझ में आया? क्योंकि राज्यसभा जो है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना। अगर राज्यसभा बोल रहा है कि आप स्टेट लिस्ट में बना सकते हो, मतलब वो सारे स्टेट्स का व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, समझ में आया? अब स्पेशल पावर्स और राज्यसभा की अगर बात करें तो एनी मैटर दैट कंसर्न्स द स्टेट्स मस्ट बी रेफर टू द राज्यसभा फॉर कंसेंट एंड अप्रूवल। तो देखो, राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो कोई भी मैटर जो स्टेट्स को डील करता है, जो स्टेट्स के स्टेट्स के किसी भी मैटर से डील करता है, वो राज्यसभा से पास होना चाहिए। मतलब राज्यसभा उसको पहले अप्रूवल देगा कि हाँ ये स्टेट के वेलफेयर के लिए अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, तब जाके वो पास होता है। समझ में आया? पावर्स एक्सरसाइज पावर्स एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा। सिर्फ ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो सिर्फ लोकसभा ही एक्सरसाइज करता है? तो उसमें एक मनी बिल आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कॉम है हमारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो सेंटर में, दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, है ना, एंड नॉट टू द पार्लियामेंट और राज्यसभा। समझ में आया? अगर आपसे ऐसा कोई बोल दे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो चीज़ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। समझ में आया?
सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोग राज्यसभा के लिए नहीं होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा एंड हेंस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एज वेल, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। समझ में आया? तो ये याद रखना। और मनी बिल सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। Therefore, the Rajya Sabha can criticize the government but cannot remove it because Rajya Sabha is elected by the MLAs and not directly by the people। कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो। अब देखो क्या बोल रहा है कि राज्यसभा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो कर सकता है बट उसको रिमूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पास होना चाहिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। जब कॉन्फिडेंस लोकसभा लूज़ कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। राज्यसभा का उसमें कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो गवर्नमेंट को रिमूव सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता। अब कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों राज्यसभा क्यों नहीं कर सकता? पार्लियामेंट का तो पार्ट है वो भी, पर राज्यसभा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का रूल क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। तो लोगों के पास पावर है, लोगों के पास पावर है गवर्नमेंट बनाने की, समझ में आ रहा है। पर राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं? उनको एमएलए इलेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। उनको कौन इलेक्ट करता है? एमएलए इलेक्ट करते हैं स्टेट के, और वो जाके फिर राज्यसभा में सीट ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये जो बंदे हैं ये डायरेक्टली लोग सेलेक्ट करके नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं, जो एमपीज़ हैं, इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि ये गवर्नमेंट को रिमूव कर पाएँ, समझ में आया। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, जितने भी एमपीज़ होते हैं उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, एंड हेंस दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे सो लोकसभा कैन रिमूव द गवर्नमेंट, ठीक है, बट राज्यसभा कैन नॉट, समझ में आया, याद रखना। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट लॉज बनाता कैसे। जैसे मैंने आपको नॉर्मल लॉ का प्रोसीजर बताया था ना कि पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लॉ बनता कैसे है ना। सबसे पहले लॉ कैसे बनता है? तो देखो, सबसे पहले ना एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, एक बिल में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं, वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब बिल इंट्रोड्यूस होता है, कोई किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। दोनों में से किसी भी हाउस में जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन द ईदर हाउस इन केस ऑफ अ नॉन मनी बिल, ठीक है। अगर नॉन मनी बिल है तो ही, क्योंकि हमने देखा था ना कि मनी बिल्स तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना। बट जो नॉर्मल बिल्स हैं, अभी हम ऑर्डनरी बिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डनरी बिल्स किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बिल कहाँ जाता है? उसके बाद बिल एक कमेटी के पास जाता है, ठीक है। कमेटी के पास जाता है और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ, ठीक है। तो या तो कमेटी के पास जाएगा या फिर वो हाउस में डिस्कशन होता है उसका, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिबेट होता है कि ये प्रोविज़न है बिल में, ये प्रोविज़न है, आप क्या सोचते हो। फिर लोग चप्पलें उठा के मारेंगे, नहीं 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 ये तो हमको पसंद नहीं आया, समझ में आ रहा है। इस टाइप से पूरा पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। और जब वो पब्लिश होता है तो उसमें लोगों के इनपुट के लिए बोला जाता है कि आप अपने इनपुट दे सकते हो। तो कोई भी बिल होता है ना, तो उसमें लोगों के इनपुट आते हैं। जब भी कोई बिल ड्राफ्ट स्टेज में होता है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट की साइड पे आ जाता है, तो आप जाके अपना उसमें व्यू दे सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि इसमें ये चीज़ इंक्लूडेड हो, तो गवर्नमेंट उसको देखेगी, फिर समझ में आ रहा है। तो यहीं पे ही लोगों का इनपुट भी लिया जाता है, ठीक है। फिर कमेटी एक रिपोर्ट देती है कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, ये बिल है, इसमें ये प्रोविज़न चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हाउसेज में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। जो कमेटी थी इसने जो रिपोर्ट दी, इसमें या तो हाउसेज के पास होता है कि हाउसेज या तो एक्सेप्ट करें या तो ना करें, कोई मैंडेटरी नहीं होता कि ये जो इसकी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसके बाद एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है हाउस में, ठीक है। डिटेल्ड डिस्कशन होने के बाद क्या होता है? या तो बिल एक्सेप्ट होता है या तो बिल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसी हाउस में, सेम हाउस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो लोकसभा में डिटेल डिस्कशन होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद वोटिंग होगी, अगर वोटिंग मेजॉरिटी में मिली तो पास हो जाएगा, अगर नहीं मिली तो पास नहीं होगा, ठीक है। और अगर पास हो गया, मान लो अगर पास हो गया, तो फिर वो दूसरे हाउस के पास जाता है, दैट इज़ द राज्यसभा। फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा में सिमिलर प्रोसेस होगा, डिटेल्ड डिस्कशन होगा उसका, ठीक है। सेंड टू द अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन। तो वहाँ पे वो लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो बिल पास हुआ है उसको अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब रिकमेंडेशन उसने दी, मान लो लोकसभा के पास बिल गया, लोकसभा ने पास कर दिया था, फिर वो राज्यसभा के पास गया, ठीक है। अब राज्यसभा ने क्या किया? राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि ये आप चेंज करो, ठीक है।
और लोकसभा ने मान लो वो बात नहीं मानी, एक तो ये केस हो गया कि राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी और लोकसभा ने उसको नहीं माना, ठीक है। फिर दूसरा ये केस हो गया कि ये जो बिल पास हुआ, जो ओरिजिनल बिल पास हुआ था, ठीक है, जो ओरिजिनल बिल पास हुआ था वो राज्यसभा को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो दूसरे एक ये भी केस हो सकता है कि उनको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर ये हो कि ये रिजेक्ट कर दे उसको, ठीक है। तो या फिर ये सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दे उसको, ठीक है। ये हो गया। तो इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में एक जॉइंट सिटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि बिल पास कराने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए दोनों से, ठीक है। एक जॉइंट सिटिंग होगा, ये जॉइंट सिटिंग कौन कराता है, ये जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। ये जॉइंट सिटिंग कौन कराता है, प्रेसिडेंट कराता है। इस जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, दोनों एक साथ एक ही रूम में बैठते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि भाई हाँ आप बताओ आपको क्या दिक्कत है इस बिल से, ठीक है। तो फिर बोलते हैं हमको ये दिक्कत है, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो हमारी बात, ये नहीं मान रहे हो, ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है अच्छा हम ये बात नहीं मान लें, देख लेते हैं कितने लोग इस बात को मान रहे हैं, तो फिर वोटिंग होती है। अब देखो इसमें एडवांटेज किसके पास है, इसमें एडवांटेज लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा के पास मेजोरिटी है ना, रूलिंग गवर्नमेंट लोकसभा के पास मेजोरिटी रहती है, तो वो आसानी से फिर उनके फेवर में वो वोट आ जाता है, समझ में आ रहा है, तो फिर वो पास हो जाता है। समझ में आया क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो फिर जब ये सब हो जाता है, जब ये अप्रूव दोनों हाउसेस का मैटर सॉल्व हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट या तो अप्रूव कर सकता है, या तो एक बार और वापस भेज सकता है रिकमेंडेशन के लिए, है ना, प्रेसिडेंट ये कर सकता है, या तो अप्रूव कर सकता है, या फिर एक और बार वापस भेज देगा कि भाई एक और बार डिस्कशन करो, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है ये बिल, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से बिल पास होता है तो उसको एक्सेंट देना पड़ेगा, उसमें उसमें उसको एक्सेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई एक्शन ही ना ले इसके ऊपर, है ना, ये बिल आया, ये बिल यहाँ पे आया, इसके ऊपर वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, बस पड़ा हुआ है बिल आराम से, इसको बोलते हैं हम क्या, पॉकेट वीटो। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। जब प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है, अपने पॉकेट में डाल देता है, अपने पॉकेट में डाल के वो भूल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, जब प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही नहीं लेता, ठीक है। तो ये हो जाता है। मान लो अब उसने एसेंट दे दिया, अब उसने एसेंट दे दिया तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, कि लॉ कैसे बनता है। अब देखो इसमें ना ये जो वीटो है, वीटो किस बिल में रहता है, किस बिल में नहीं रहता है, ये थोड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन है, ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा। तो वो वाला डिस्कशन हम लोग अपने एक्सटेंसिव कोर्स में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक आपको समझ में आ गया बिल पास कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है किसी हाउस में, रिजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद कमेटी के पास जाता है, कमेटी रिपोर्ट देती है, वहीं पे लोगों का इनपुट भी लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउसेस में डिटेल डिस्कशन होता है, हाउसेस चाहें तो कमेटी की रिपोर्ट को रिसेप्ट करें या तो नहीं करें। डिटेल डिस्कशन के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। उसके बाद वो फिर दूसरे हाउस में जाता है, दूसरा हाउस भी या तो उसको एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, या तो कोई एक्शन ना ले या तो रिकमेंडेशन दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेज मिल के डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब हाउसेज के साथ आ जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट या तो एक्सेप्ट करे या तो कोई एक्शन ना ले, या तो फिर विद होल्ड कर दे एक्शन, या फिर उसको फिर से वापस भेज दे ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हो। फिर जब वापस बिल आ जाता है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है। समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ बिल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ बिल्स हैं। तो एक गवर्नमेंट बिल होता है और एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। गवर्नमेंट बिल क्या होता है, जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर है अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और अगर अदर देन मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और ऐसे 14 बिल पास हो चुके हैं अभी तक, तो ध्यान रखना ऐसा कोई पहला केस नहीं आने वाला है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुका है, ठीक है। उसके बाद और ड्रिल डाउन करें तो इन्हीं बिल्स में और एक टाइप के बिल्स होते हैं, नॉन मनी बिल्स और मनी बिल्स। जो पैसे से डील करते हैं उनको हम मनी बिल्स बोलते हैं, जो पैसे से डील नहीं करते हैं उसको हम नॉन मनी बिल्स बोलते हैं। नॉन मनी बिल्स फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और नॉर्मल बिल है कोई नॉर्मल मैटर से डील कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। और मनी बिल सिर्फ कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, दे आर नॉट इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। और ये कहाँ दिया गया है, ये आर्टिकल 109 में दिया गया है, ये याद रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अ मनी बिल शेड नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में मनी बिल क्यों इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्या, तो आंसर क्या होगा, हाँ दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 109 में दिया गया है कि राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना। अब देखो ये जो बिल्स होते हैं, ये बिल्स क्यों इनेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात, या तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट खुद ही से ही सोच रही है कि भाई ये प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक बिल आना चाहिए, ठीक है। या तो एक ये चीज़ हो सकती है, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट भाई बहुत बिजी रहती है ना, तो हो सकता है कि भाई उनको ध्यान ना रहे कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, तो लोग खुद से भी प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे डालते हैं? थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप्स, थ्रू मीडिया, है ना। अब मीडिया भी कितना उछालती है चीज़ें कि भाई गरीबों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रहा है, गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट फिर प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ जाती है कि भाई हम अब गरीबों को घर देंगे, हम अच्छा पानी देंगे, है ना। ये सब हो जाता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब मीडिया ही उछालती है कि भाई पानी गंदा है और लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग सड़क पे सो रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, फिर गवर्नमेंट लेती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो प्रेशर ग्रुप्स हो गए टू इनैक्ट अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये लोग सब प्रेशर डालते हैं इनके ऊपर। हैंस लॉ मेकिंग बिकम्स अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस, ठीक है। कमिटीज़ आर रेफर टू एज मिनीचर लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये जो कमिटीज़ की मैं बात कर रहा था ना, ये वाली कमिटीज़, ये वाली, यही डिटेलिंग रिपोर्ट यही देती हैं, यही बताती हैं कि क्या प्रोविज़न सही है, क्या प्रोविज़न गलत है ना। बाकी वो गवर्नमेंट के पास है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही बताती हैं, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग होते हैं, जो में बैठे हुए हैं, वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है। आपको लॉ बनाने के लिए, आपको हर चीज़ देखने के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए उसमें, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कहाँ होते हैं? एक्सपर्ट्स कमेटीज़ में होते हैं, ठीक है। तो तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मिनिएचर लेजिस्लेचर्स। तो अगर ऐसे कोई पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर, और उसमें एक ऑप्शन कमेटी का हो, तो बिना देखे महाराणा कमेटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।